द केरला स्टोरी। ये मूवी पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में ट्रेंड कर रही है। इस मूवी के ट्रेलर के आने के बाद देश की जर्नलिस्ट लॉबी, पॉलिटिकल लॉबी और जनता दो ग्रुप्स में बट गई है और इंटरनेट पे सब अपना अपना ओपिनियन बांट रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवी के फिल्म मेकर्स के ऊपर केस किया जाना चाहिए। न्यूज चैनल्स पर डिबेट जारी है और ट्विटर पे भी ये मुद्दा काफी गर्म है, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो इस मूवी को सच बता के प्रमोट कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बता के डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिल्म केरला की एक ऐसी स्टोरी पर है जो फोर्स्ड कन्वर्जन और आईसिस रेडिकलाइजेशन से जुड़ी हुई है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे धर्म परिवर्तन के बाद लड़कियों को आईसिस ज्वाइन कराया जाता है और उन्हें इराक, अफगानिस्तान, सीरिया ले जाया जाता है। इनको ड्रग्स दिए जाते हैं और उनको एज अ सेक्स स्लेव रखा जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि द केरला स्टोरी के पीछे का सच क्या है और क्यों ये मूवी हेडलाइंस में बनी हुई है। नवंबर 2022 को इस मूवी का टीजर इंटरनेट पर रिलीज होता है, लेकिन उस समय इस इशू के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। लेकिन 26 अप्रैल 2023 को इस मूवी का ट्रेलर यूट्यूब पे लॉन्च होता है, जिसके बाद पूरे देश में एक डिबेट शुरू हो जाती है कि क्या सच में केरला में हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कर आईसिस ज्वाइन करने के बाद इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, और जो चीजें मूवी में दिखाई जा रही हैं क्या वो सब सच हैं। तो मूवी का ट्रेलर तो बहुत सारे व्यूअर्स ने देख ही लिया होगा और हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स मूवी भी देख चुके हों। तो यहाँ पे कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन रखने से पहले हम कुछ स्टैट्स पे नजर मार लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में हर 10 साल बाद जनगणना होती है, लेकिन अगर हम केरला की रीजन वाइज पॉपुलेशन पे ध्यान दें तो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग केरला के अंदर 56.1% हिंदुइज्म को मानने वाले लोग थे और इस्लाम को मानने वाले लोग थे 24.7%। वहीं पे हम अब अगर 2011 के स्टैट्स उठा के देखें तो हिंदुइज्म को मानने वाले लोग हैं 54.5% और इस्लाम को मानने वाले 26%। यानी कि 2001 के मुकाबले 2011 में हिंदुइज्म को मानने वाले लोग 2% से कम हुए हैं। और यही सेम चीज हमें क्रिश्चियनिटी को मानने वाली पॉपुलेशन में भी देखने के लिए मिली है। साल 2010 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और उस समय के चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएसए ने एक स्टेटमेंट दी कि पीएफआई केरला को एक मुस्लिम देश बनाना चाहती है और उनकी इसी स्टेटमेंट का जिक्र मूवी के ट्रेलर में भी किया गया है। जुलाई 2022 में बिहार पुलिस को पीएफआई की साइट्स पर रेड करने के बाद कुछ ऐसे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें पीएफआई का भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान रेडी था। और ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पीएफआई पर बहुत पहले से ही ऐसे इल्जाम लगते आए हैं। और सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की हिस्ट्री और टेरर इन्वॉल्वमेंट्स को देखते हुए उनको यूएपीए के अंडर बैन कर दिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस मूवी को पॉलिटिकल एजेंडा बोलेंगे और प्रूफ्स मांगेंगे। और इवन कुछ लोगों का कहना तो ये है कि इस मूवी में दिखाई गई हर एक स्टोरी झूठी है और इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। और ऐसे लोग केसेस के नंबर्स के ऊपर डिबेट करने में व्यस्त हैं। अब यहाँ पे या तो इसे एक हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी बोल सकते हैं या फिर कुछ लोगों की इग्नोरेंस। अब अगर नंबर्स वाले लोगों की बात मान भी लें कि ठीक है नंबर 32,000 नहीं है, 32,000 से कुछ कम है, कुछ लोगों का कहना है कि नंबर 3,000 भी हो सकता है, कुछ का कहना है 6,000, कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर सिर्फ 3 है। लेकिन अल्टीमेटली सारी बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि चाहे नंबर कितना भी ज्यादा हो या कम, हम केरला में चल रहे इस आईसिस रेडिकलाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे पहले हमारी डिबेट का पार्ट वो पीड़ित लड़कियां और उनकी फैमिलीज होनी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग एक दूसरी डिबेट में ही बिजी हैं कि नंबर 32,000 नहीं है, 30,760 है, 3,760 है या फिर 3 है। लेकिन यहाँ पे अगर ये नंबर 1 भी है तो इवन 1 इज टू मैनी। और जो नंबर्स का सहारा लेके पब्लिक को मैनिपुलेट करके रियल इश्यूज से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जो लोग फोर्स्ड कन्वर्जन और आईसिस रेडिकलाइजेशन के लिए प्रूफ्स डिमांड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में आगे काफी कुछ आने वाला है। बात करें अगर हादिया केस की, तो उस केस में कुछ ऐसे क्लूज मिले जिनसे इस कन्वर्जन ऑपरेशन के कन्वर्ट करके हिंदू और क्रिश्चियन विमेन को आईसिस भेजने वाली क्लेम को एक बड़ा सपोर्ट मिला। केरला में चल रही सिचुएशन की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमें हादिया केस को समझना होगा। ये बात है अखिला अशोकन की, एक हिंदू लड़की जो 18 साल की उम्र में ईयर 2011 में तमिलनाडु के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए निकली थी और ईयर 2016 में उसने इस्लाम अपना लिया था। और अखिला के पेरेंट्स को उसके इस्लाम कन्वर्जन की बात तब पता चली जब अखिला ने अपने ग्रैंडफादर की फ्यूनरल की रिचुअल्स में शामिल होने से मना कर दिया। और फिर जनवरी 2016 में ही अखिला के फादर अशोकन केएम उसी की एक मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर करवाते हैं, यानी कि अखिला की मिसिंग रिपोर्ट। और वो केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि उनकी बेटी को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। और अखिला की ब्रेन वॉशिंग इस लेवल पे की गई थी कि अखिला के कोर्ट में अपेयर होने के बाद वो स्टेटमेंट देती हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया है, जिसके चलते कोर्ट उनके फादर के पिटीशन को खारिज कर देता है। और देखने की बात यह है कि मैनिपुलेशन इस हद तक की गई थी कि अखिला ने यह भी बताया कि उनके घर छोड़ने का रीजन ये था कि उसके घर वाले उसको इस्लाम धर्म फॉलो नहीं करने दे रहे थे। जब 2016 में केरला हाई कोर्ट ने अखिला के पापा की इस पिटीशन को डिसमिस किया तो जुलाई 2016 में अखिला ने अपना नाम बदलकर हादिया रख लिया। अब स्टोरी में एक ट्विस्ट ये है कि जनवरी 2016 को अखिला जब अपने कॉलेज के लिए निकली थी तो वो कॉलेज जाने के बजाय पीएफआई की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट
AS ज़ैनबा के साथ रहने चली गई, जहाँ पे हो सकता है कि उनको और डीपली ब्रेन वॉश किया गया हो। अब अगले ही महीने अखिला, जो अब हादिया बन चुकी थी, उसके पापा ने केरला हाई कोर्ट में ये कहते हुए सेकंड पिटीशन फाइल की कि रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अखिला को अब्रॉड भेजकर आईसिस में सीरिया और ईरान को बेचना चाहती है। इसी बीच अखिला ने साफिन जहां नाम के एक मुस्लिम लड़के से शादी भी कर ली थी, जिसके कनेक्शन PFI बैक्ड SDPI पॉलिटिकल पार्टी से थे और जिसके ऊपर ऑलरेडी 4 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। और केरला हाई कोर्ट उसकी इस मैरिज को कैंसिल भी कर देता है, ये कहकर कि अखिला एक कमजोर और वल्नरेबल लड़की है। और कोर्ट मैरिज कैंसिल करने के बाद अखिला की कस्टडी उसके पेरेंट्स को दे देता है। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि साफिन जान एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अखिला से शादी कर उसे भारत से बाहर एक्सपोर्ट करने का टास्क असाइन हुआ है। लेकिन केरला हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद साफिन जान हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है। और सुप्रीम कोर्ट में अखिला कहती है कि वो इस्लाम अपनाना जारी रखना चाहती है, अपने हस्बैंड यानी साफिन जान के साथ रहना चाहती है और अपनी मेडिकल इंटर्नशिप पूरा करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई हियरिंग्स के बाद 8 मार्च 2018 को हादिया की मैरिज ये कहकर रिस्टोर कर दी कि हादिया एक 24 साल की लड़की है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और कोर्ट उसकी विश के अगेंस्ट उसको अपने पेरेंट्स या हस्बैंड के पास जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। अब NIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि साफिन जान के आईसिस के 2 मेंबर्स के साथ फेसबुक पर कनेक्शन थे। तो हादिया केस में हमें उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलती है जो या तो डायरेक्टली आईसिस या फिर PFI से एसोसिएट थे। और हादिया केस तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ईयर 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हुए कहा कि केरला में अप्रॉक्स 6000 लोगों को 2011 से 15 के बीच इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया है और इस कन्वर्जन में मेजरली 35 साल से कम उम्र की हिंदू वुमेन थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया कि केरला में 2 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर्स ने इस ऑपरेशन को चलाया और न जाने ऐसे कितने अनरिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये नंबर एक्चुअल में इससे कहीं ज्यादा भी हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग PFI एक ऐसा ग्रुप बना रहा था जिसमें ऐसे लोग थे जो साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग में माहिर थे। और इन लोगों के काम करने का एरिया सिर्फ केरला नहीं है बल्कि साउथ इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी फैला हुआ है। वन इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो मोहम्मद रियाज नाम का एक आदमी एक हिंदू लेडी को कन्वर्ट कर सीरिया में आईसिस को एज अ सेक्स स्लेव बेचने का प्लान कर रहा था। और उस लेडी ने बताया कि उसको बैंगलोर के एक मदरसे में ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए भी फोर्स किया गया था और इस काम के लिए रियाज को कुछ अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज से पैसे भी मिले थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिशियल ने बताया कि क्यों ये लोग कन्वर्टेड वुमेन की डिमांड ज्यादा करते हैं। इसके 2 रीजंस हैं। एक कि आईसिस में कन्वर्टेड वुमेन को सेक्स स्लेव की तरह यूज किया जाता है, उन्हें बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन्स की तरह रखा जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि कन्वर्टेड मैन और वुमेन रिलीजन के बारे में बहुत कम जानते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन वॉश करना और रेडिकल बनाना बहुत ईजी होता है। और आईसिस को ये अच्छे से पता है कि कोई कन्वर्टेड वुमेन को सोसाइटी वापस एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसकी फैमिली वाले भी उसका साथ छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये लोग आईसिस के लिए एक परफेक्ट टारगेट बन जाते हैं। और अगर अभी भी कुछ वोक लोगों को प्रूफ्स ना मिले हों तो मैं बता दूं कि ईयर 2018 में एक हिंदू वुमेन केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती हैं, ये कहते हुए कि वो फोर्सफुल इस्लामिक कन्वर्जन की विक्टिम है। उनके हस्बैंड ने पहले तो उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कराया और फिर सऊदी लेकर चले गए और वहां से उनको सीरिया में बेचने की कोशिश करी गई। तो अभी भी शायद थोड़ा डाउट रह गया होगा। तो ये बात ईयर 2013 की है जब एक हिंदू वुमेन बैंगलोर में एनिमेशन सीख रही थी। तो उस दौरान वो रियाज नाम के एक लड़के से अट्रैक्ट हुई, जिसके बाद रियाज ने उनकी इंटीमेट सीन्स रिकॉर्ड करके उनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया और फोर्सफुली उनका कन्वर्जन इस्लाम में करवा दिया गया। और बाद में उन्हें एक ट्रेनिंग सेंटर भी ले जाया गया जहां पे उनको टॉर्चर किया जाता था। तो केरला के करंट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इस मूवी को एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहकर झूठा बता दिया, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि 2010 में उन्हीं की पार्टी के नेता एंड देन CM VSA ने ही कहा था कि PFI इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। और वो शायद ये भी भूल गए कि केरला की पुलिस ने 2017 में कहा था कि केरला से 100 से ज्यादा लोग आईसिस ज्वाइन कर चुके हैं। तो भारत में जब भी कोई ऐसी मूवी आती है जो लोगों के सामने रियलिटी और सच को खोल के रख देती है, तो तब कुछ लोग उस मूवी को या तो फेक या रूलिंग पार्टी का प्रोपेगेंडा बता के रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इतने सारे फैक्ट्स और स्टोरी रेफरेंसेस देखने के बाद शायद उन लोगों की विचारधारा में थोड़ा बदलाव तो आया होगा और उन्हें समझ आया होगा कि केरला की कहानी झूठी नहीं है। वैसे तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे काफी सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं होते, या तो वो केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, या अगर रिपोर्ट भी होते हैं तो वो कहीं कोर्ट में दबे रह जाते हैं। तो सोचो उन पेरेंट्स के बारे में जो अपनी पूरी उम्र अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करने में निकाल देते हैं और कुछ लोग आके उनके बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं और इस तरह से उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो बच्चे उनकी बातों में आके बहुत गलत स्टेप्स तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसी मूवीज का इसलिए बनना भी जरूरी है कि भारत के लोगों को सच का पता होना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है
और हो सकता है वो कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड और केरला कन्वर्जन से भी ज्यादा ब्रूटल हों। और जिन चीजों के बारे में आज हमें जानने के लिए मिल रहा है, उन चीजों के बारे में जानना और बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें जरूरत है एक ऐसी सोसाइटी बनाने की जहाँ पे ये चंद लोग आम जनता को ब्रेन वॉश करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर पाएं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी एक इंसान के कुछ करने से पूरी कम्युनिटी तो खराब नहीं हो जाती, लेकिन हमें अपने बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि ज्यादातर ऐसा करने वाले लोग कहाँ से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों के अंदर हेट भरी जाए, बट उनको सच पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।